हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एक्यूट रीनल फेल्यूर के बारे में, जिसमें अपन ने वेरियस टाइप के उसकी कोर्स, उसके अलावा उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनके बारे में, डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसके बाद उसका मैनेजमेंट अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, अगर एक्यूट रीनल फेल्यूर या एक्यूट किडनी इंजरी जो है उसको अगर अपन ट्रीट नहीं करें और उसके और अदर कोज भी हो सकते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है। अपना सेकंड पार्ट है इसका, वो है क्रॉनिक रीनल फेल्यूर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्रॉनिक रीनल फेलियर। बात करें इसकी, यहाँ पे पहले एक वर्ड आ रहा है जो है क्रोनिक। क्रोनिक का मीन्स होता है बहुत ही लंबा, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जो पार्ट है। लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक अगर किसी चीज को अपन इंजर्ट करें या इंजरी होती रहे प्रोग्रेसिवली, तो वो किसमें क्रोनिकली आपको क्या करेगा, इंजरी करेगा लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे जो रीनल फेल्यूर हो रहा है उसका कोज क्या है, क्रोनिक कोज होगा। कोई ऐसा नहीं कि एक्यूट एक दिन दो दिन में कुछ हुआ किडनी को और किडनी फेल हो गई, तो वो अपन ने ऑलरेडी एक्यूट रीनल फेलियर में पढ़ा था। यहाँ पे जितने भी कोज होंगे वो क्या होंगे, क्रोनिक। धीरे धीरे किडनी को डैमेज करते जाएंगे और फिर बाद में किडनी क्या हो जाएगी, परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्रोनिक रीनल फेल्यूर और जो एक्यूट रीनल फेल्यूर है उनमें एक मेन डिफरेंस यही होता है कि एक्यूट रीनल फेलियर को अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल है, उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। बट क्रॉनिक रीनल फेलियर में चांस ऑफ रिवर्स इज वेरी लेस। यहाँ पे चांस ऑफ किडनी को वापस अपन रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परमानेंटली क्या हो जाता है, नेफ्रॉन का डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, किडनी डैमेज और अपन बोल सकते हैं और डिक्रीज GFR, ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR फॉर मोर देन 3 मंथ। यहाँ पे जो ड्यूरेशन रखा है किडनी फेलियर को मैंने देखने के लिए कि अगर ये क्रॉनिक है या एक्यूट है, तो ड्यूरेशन कितना है यहाँ पे, 3 मंथ का ड्यूरेशन है। कि अगर किडनी का डैमेज 3 महीने या उससे ज्यादा टाइम तक डैमेज हो रहा है या उसका GFR 3 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए कम हो गया है, नॉर्मल से कम हो गया, तो वो किसमें कंसिडर किया जाएगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब अपन बात करें कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्या क्या इसके कोज हो सकते हैं। कोज पे बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो हम देखेंगे वन बाय वन क्या इसके कोज हो सकते हैं। तो देखते हैं कोज। कोज की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला यहाँ पे बनता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल फेल्यूर या क्रॉनिक रीनल फेल्यूर। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें तो वो है डायबिटीज मेलाइटस, DM। डायबिटीज मेलाइटस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल फेलियर। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होगा वो क्या रहेगा, डायबिटीज मेलाइटस। तो याद रखना है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल फेलियर, तो आंसर होगा डायबिटीज मेलाइटस। उसके अलावा और कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज द हाइपरटेंशन। पर्सन का जो बीपी है प्रोग्रेसिवली अगर इंक्रीज रहता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या हो सकता है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। जब तक पेशेंट का बीपी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज रहेगा तो जो आपका ल्यूमन है, जहां से आपका एफरेंट आर्टरियल ब्लड लेके आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से नेरो हो जाएगा, और नेरो होने की वजह से पेशेंट की किडनी को प्रोग्रेसिवली क्या मिलेगा, कम ब्लड मिलेगा, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, उसकी वजह से ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी और जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा, उसकी वजह से किडनी को कम ब्लड मिलेगा और पेशेंट को क्या हो सकता है, मे बी रीनल फेलियर हो सकता है। आपकी वेसल्स है उसका ल्यूमन भी नेरो हो सकता है। हाइपरटेंशन में भी आपकी वेसल्स क्या हो जाएगी, नेरो हो जाएगी, और उसकी वजह से किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगा और पेशेंट को क्या हो सकता है, रीनल फेलियर। प्रोग्रेसिवली लंबे टाइम तक होना चाहिए, 1-2 दिन नहीं। डायबिटीज मेलाइटस है, ये भी एक क्रॉनिक इलनेस है। हाइपरटेंशन है, ये भी क्या एक टाइप से क्रॉनिक इलनेस है। उसके अलावा अपन और बात करें तो जैसे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, CVA हो सकता है, CVA। उसके अलावा अगर पेशेंट को एक्यूट
रीनल फेलियर है, ARF है, और आपने उसको ट्रीट नहीं किया, एक्यूट रीनल फेलियर अनट्रीटेड है, अनट्रीटेड एक्यूट रीनल फेलियर। अगर एक्यूट रीनल फेलियर है, उसको अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को क्रोनिक रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अपन बात करें और हो सकता है जो रिस्क में आते हैं, जैसे ओबेसिटी। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा ओबेस है तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस ओबेस पर्सन को क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये कुछ कोज है जो आपको याद रखने हैं, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, CVA, अनट्रीटेड एक्यूट रीनल फेलियर एंड ओबेसिटी। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाए तो वो रहेगा डायबिटीज मेलाइटस, सेकंड मोस्ट कोज हाइपरटेंशन, CVA, अनट्रीटेड ARF एंड ओबेसिटी। सम टाइम कभी कभी क्या होता है, ऑटो इम्यून फैक्टर की वजह से भी क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून। तो आपकी मेसेंजर सेल्स थी, अपन ने देखा था, फेगोसाइटिक सेल है, वो सेल्स क्या कर सकती है, सेल्फ किडनी को भी डैमेज कर सकती है सम टाइम, और उसकी से ऑटो इम्यून कोज भी क्या कर सकता है, आपकी किडनी को फेल कर सकता है। तो वो भी किसका कॉज हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर का। तो ये था कॉज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी स्टेज, क्या क्या रीनल फेलियर की स्टेज हो सकती है, स्टेज ऑफ रीनल फेलियर। स्टेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर या CRF। स्टेज की बात करें तो रीनल फेलियर की स्टेज को अपन ने बेसिकली जो GFR रेट है उसके ऊपर बेस पे डिपेंड किया कि पर्सन की पर मिनट कितनी GFR आ रही है, उसके बेस पे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। तो नॉर्मली अगर अपन GFR की बात करें, नॉर्मल GFR तो वो होती है अपनी 125 ml पर मिनट, और एरिया की बात करें तो 1.73 मीटर स्क्वायर एरिया पे। किडनी का जो 1.73 मीटर स्क्वायर एरिया है वो पर मिनट में कितना GFR देगा आपको, 125 ml पर मिनट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाएगा। अब अगर अपन बात करें कि ये GFR कम होती है तो उसको हम कौन कौन सी स्टेज में कैसे कैसे देखेंगे, तो सबसे पहला आएगा स्टेज 1। स्टेज फर्स्ट के अंदर अगर आप GFR देखेंगे तो यहाँ पे जो GFR है वो हो जाएगी 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर एरिया। तो अगर 90 ml पर मिनट तक अगर आपकी GFR 125 से कहां पहुंच गई, 90 तक पहुंच गई, तो वो किस में रहेगा, स्टेज 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहां पे जो GFR है या तो नॉर्मल रहेगी या फिर सम टाइम क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। नॉर्मल GFR और सम टाइम इंक्रीज्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रीनल फेलियर की कौन सी स्टेज है जहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल से ज्यादा हो सकती है, चांस ऑफ इंक्रीज रीनल GFR किस स्टेज में हो सकता है, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट स्टेज में। बात करें ऐसा क्यों होता है, रीनल फेलियर हो रहा है तो GFR क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए, बट ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो आपके नेफ्रॉन है वो बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में नेफ्रॉन क्या होंगे, डैमेज होंगे। जब कम नेफ्रॉन डैमेज होंगे तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि दोनों किडनी में अपन देखें तो अराउंड 2.5 मिलियन क्या होता है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उनमें से कुछ नेफ्रॉन क्या हो गए, डैमेज हो गए। तो जो रिमेनिंग नेफ्रॉन होते हैं, जैसे आपके 2.5 मिलियन नेफ्रॉन है, इनमें से कुछ जैसे 0.1 मिलियन नेफ्रॉन क्या हो गए, डैमेज हो गए, और बाकी रिमेनिंग जो 2.4 मिलियन नेफ्रॉन है वो क्या है, नॉर्मल है, फंक्शनिंग है, अनडैमेज्ड है। तो जो डैमेज नेफ्रॉन का वर्क था उसको वापस कंपनसेट करने के लिए जो नॉर्मल नेफ्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी GFR को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और इसी वजह से अगर इनका फंक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये इसके फंक्शन को कंपनसेट करने के लिए कभी कभी क्या हो सकती है, GFR क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, या फिर ये वापस से 90 से कहां ले आएंगे, 125 तक ला सकते हैं। तो 90 से 125 भी हो सकती है, और मे भी क्या हो सकती है, इससे
ज्यादा भी पहुंच सकती है अगर इन नॉर्मल नेफ्रॉन ने बहुत ही ज्यादा फंक्शन हाइपर फंक्शन किया तो ये रीजन होता है कि यहाँ पे जीएफआर या तो नॉर्मल होगी या फिर क्या दे सकती है आपको इंक्रीज देखने को मिल सकती है स्टेज 1 के अंदर। तो ये था स्टेज 1। बात करें स्टेज 2 की, स्टेज 2 के अंदर जीएफआर जो है वो और डिक्रीज हो जाएगी और यहां पे कितनी आ जाएगी 60 to 89 ml पर मिनट अगर अपन देखेंगे तो जीएफआर कितनी हो जाएगी 60 to 89 ml पर मिनट। उसके बाद अपन बात करें स्टेज 3। स्टेज 3 की बात करें तो यहाँ पे जीएफआर रेट जो है वो और डिक्रीज होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 30 to 59 ml पर मिनट, और ज्यादा जीएफआर क्या हो गई डिक्रीज हो गई, तो वो स्टेज 3। नेक्स्ट बात करें स्टेज 4। स्टेज 4 में और जीएफआर क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और ये जीएफआर डिक्रीज हो गई 15 to 29 ml पर मिनट आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट स्टेज की बात करें स्टेज 5। स्टेज 5 यहां पे जीएफआर जो है वो क्या हो जाएगी लेस देन 15 ml पर मिनट, या इसको अपन बोल सकते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। यहाँ पे क्या हो गया है एंड स्टेज आ गई है, अब कोई एन यूरिया वाली कंडीशन आ गई है, यूरिन बहुत कम हो गया है, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो ये टोटल 5 स्टेज है। यहाँ पे 5 स्टेज में अपन ने देखा कि एक फर्स्ट स्टेज है जहां पे क्या हो रहा है जीएफआर या तो नॉर्मल दे रही है या फिर नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, बाकी सारी स्टेज में जीएफआर क्या हो जाएगी डिक्रीज होगी। तो कभी भी पूछ ले कि रीनल फेलियर के अंदर कौन सी स्टेज के अंदर जीएफआर नॉर्मल से ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो आंसर होगा स्टेज 1 के अंदर। बाकी रिमेनिंग सारी स्टेज में क्या होगा जीएफआर आपका हमेशा डिक्रीज ही होगा, कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता है। क्लियर आता है? तो ये स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है उसके बेस पे स्टेज 1 2 3 एंड 4 एंड 5। स्टेज 1 में 90 ml पर मिनट, स्टेज 2 में 60 to 89 ml, स्टेज 3 के अंदर 30 to 59 ml, स्टेज 4 के अंदर आपका 15 to 29 ml और स्टेज 5 के अंदर आपका जीएफआर हो जाएगा 15 ml से भी कम, लेस देन 15 ml है तो वो स्टेज आपका 5th, या इसको अपन बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो ये था स्टेज ऑफ जीएफआर आपके जीएफआर के बेस के ऊपर। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। क्लिनिकल सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशन, तो हम 1 by 1 सिम्टम्स देखते हैं कैसे 1 by 1 सिम्टम्स जो आपको दिखेंगे। क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली अपन ने देखा कि किडनी क्या हो गई है डैमेज हो गई है, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो जो किडनी के जितने भी फंक्शन थे वो क्रॉनिकली क्या हो जाएंगे आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्रॉनिकली उनमें क्या आएगी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं अपन 1 by 1 सिम्टम। जब किडनी डैमेज होगी तो किडनी आपके जो ब्लड का बॉडी का जो फ्लूइड है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी और फ्लूइड क्या होने लग जाएगा बॉडी के अंदर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला सिम्टम अपन क्या लिख सकते हैं फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन। और जब भी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है तो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा एडिमा, बॉडी स्वेल होके फूल जाएगी, एडिमा हो जाएगा पर्सन को। उसके अलावा अगर अपन अदर सिम्टम्स में जाए जैसे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाओगे तो रेस्पिरेटरी जो आपके लंग्स है पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, वहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा पल्मोनरी एडिमा। उसके अलावा अगर आप साउंड देखेंगे तो आपको डल साउंड सुनाई देगी लंग्स के अंदर, डल साउंड। उसके अलावा आप देखेंगे तो लंग्स के अंदर क्या हो सकता है जो आपकी प्लूरल कैविटी है उसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है, प्लूरल इफ्यूजन।
तो ये सारा सिम्टम्स ऑलरेडी अपन ने एक्यूट रीनल फेलियर में भी डिस्कस किया था, तो वो सारे आपको क्या देखने को यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा जब फ्लूइड रिटेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम या आपका जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से बीपी क्या हो जाएगी, हाइपर, पेशेंट को क्या रहेगा, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर क्या होता रहेगा और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि पेशेंट का ऑलरेडी अपन देखें तो क्रोनिक रेनल फेलियर के कोज के अंदर एक कोज था हाइपरटेंशन की, बीपी पहले से ही ज्यादा होती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रोनिक रेनल फेलियर हो सकता है। और क्रोनिक रेनल फेलियर होने के बाद फिर से क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो ये और फर्दर क्या करेगा, किडनी डैमेज करेगा। तो ये क्या बनेगा, एक साइकिल बन जाएगा। जैसे ये हाइपरटेंशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रोनिक रीनल फेलियर, और क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से फिर से क्या हो गया है यहाँ पे, क्रोनिक रीनल फेलियर, इसने ये कोज किया और इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन। तो ये क्या एक साइकिल चलता रहेगा, हाइपरटेंशन क्रोनिक रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन क्रोनिक, तो इसकी वजह से और ज्यादा आपकी किडनी क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। तो जब भी हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे तो हाइपरटेंशन को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फर्दर किडनी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो हाइपरटेंशन का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट वॉल्यूम बढ़ने की वजह से बीपी बढ़ रही है। दूसरा एक और रीजन होता है जिसकी वजह से भी बीपी बढ़ सकती है, उसकी अगर अपन बात करें सेकंड कॉज क्या हो सकता है हाइपरटेंशन का, किडनी के अंदर अपन देखें अगर कोई भी कोज है उसकी वजह से किडनी को क्या हो गया है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया। तो ऑलरेडी अपन ने पढ़ा था एक रास सिस्टम, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा था। तो जैसे ही डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, किडनी को जैसे ही ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ, किडनी क्या सीक्रेट करती है, रेनिन, और रेनिन अल्टीमेटली किसको स्टिमुलेट करेगा, रास सिस्टम को, और रास सिस्टम से फर्दर क्या होगा, हाइपर टेंशन। और अपन बात करें क्रोनिक रीनल फेलियर, यानी यहाँ पे क्रोनिकली किडनी फेल रहेगी, क्रोनिकली उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो क्रोनिकली क्या रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होगा, उसकी वजह से क्रोनिकली एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम, और क्रोनिकली एक्टिवेशन रास सिस्टम विल लीड टू क्रोनिकली हाइपरटेंशन, और दिस हाइपरटेंशन अगेन कॉज सीआरएफ। तो फिर से क्या होगा, किडनी का डैमेज होगा, और ये फिर से ये कंटिन्यूसली साइकिल ये भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो हाइपरटेंशन की वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें क्रोनिक रीनल फेलियर में हाइपरटेंशन को ट्रीट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तो जो पेशेंट को फ्लूइड देंगे उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। पर डे आपको फ्लूइड उतना ही देना है जितना रिक्वायर्ड है, हाई फ्लूइड नहीं देना है, बहुत ज्यादा लेस फ्लूइड देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम इसके मैनेजमेंट में हमें एज ए नर्स ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लूइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पेशेंट की किडनी को डैमेज होने से बचाने के लिए। तो पहला सिम्टम अपन ने देखा कि फ्लूइड क्या हो गया है, रिटेंशन हो गया है। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड सिम्टम, किडनी क्या करती है, बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। तो जब आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो जाएंगे बॉडी के अंदर, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है जैसे आपका यूरिया, क्रिएटिनिन, वो सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उन मेटाबॉलिक वेस्ट को किसी न किसी तरह से, इन मेटाबॉलिक वेस्ट का अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, बहुत सारे अदर सिम्टम आपको देखने को मिले, जैसे यूरिया इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्लूराइटिस हो सकता है, स्किन रिलेटेड इचिंग होगी पर्सन को। तो यूरिया इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी में प्लूराइटिस हो सकता है। प्लूराइटिस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एलोप्यूरिनॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लूराइटिस। तो यूरिया इंक्रीज होगा, उसकी वजह से प्लूराइटिस हो सकता है। यूरिया का लेवल बढ़ेगा, तो यूरिया का जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे बनता है अमोनिया, और अमोनिया क्या होती है, अमोनिया गैस जो होती है वो जीआईटी ट्रैक्ट को क्या करती है, इरिटेट द जीआई ट्रैक्ट, और जीआई ट्रैक्ट इरिटेट होगी तो वहां क्या हो जाएगा, अल्सर, और अल्सर की वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को ब्लीडिंग। तो क्रोनिक रीनल फेलियर में जीआई ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, वो किसकी वजह से होता है, यूरिया का लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से अमोनिया बढ़ेगा,
अमोनिया बढ़ेगा तो वो जीआई ट्रैक्ट को क्या करेगी, इरिटेट करेगी, और इरिटेट करने से अल्सर होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पर्सन को ब्लीडिंग हो जाएगी। तो मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ने से एक और रीजन क्या हो, एक और आपको क्या सिम्टम मिल रहा है कि पर्सन का जीआई ट्रैक्ट से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में इंक्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ और अदर सिम्टम, जैसे किडनी जो है बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें एक हार्मोन अभी अपन ने देखा रेनिन हार्मोन रिलीज करती है, उसके अलावा और भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जैसे इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, और इरिथ्रोपोइसिस से क्या बनता है, आपके आरबीसी बनता है। तो आरबीसी नहीं बनेगा तो बॉडी में क्या हो सकता है, एनीमिया। थर्ड सिम्टम क्या हो सकता है, एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा, ड्यू टू डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो ऑलरेडी अपन ने बात किया था जब अपन ने स्टार्टिंग पढ़ा था एनाटॉमी तक, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी द्वारा रिलीज होता है। ये हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से आरबीसी फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज हुआ, इसकी वजह से डिक्रीज आरबीसी, और आरबीसी डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया देखने को आपको मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, पेशेंट को बहुत सारी जैसे ड्रग्स अपन जो आरबीसी को स्टिक बनाने के लिए चाहिए होती है वो हमें पेशेंट को देनी है। फॉर एग्जांपल आयरन पेशेंट को देना है, फोलिक एसिड टैबलेट्स जो होती है वो दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फर्दर आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। अगर अपन पेशेंट को आयरन दे रहे हैं तो आयरन देने की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आयरन की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आयरन देते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको क्या देना है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर, जो सॉफ्टनर आते हैं, स्टूल सॉफ्टनर पेशेंट को प्रोवाइड कराना है ताकि किसी टाइप का कोई कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को नहीं हो। तो ये दे सकते हैं। उसके अलावा जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स आते हैं, डायरेक्ट रेडीमेड हार्मोन्स जो आप आते हैं, वो इंजेक्शन डिपोट अपन कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, उससे फर्दर आरबीसी फॉर्मेशन स्टिमुलेट होगा। तो वो हम एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं। और अगर सीवियर एनीमिया हो रखा तो हमें क्या करना है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर क्या हो गया है, एनीमिया पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो ये एनीमिया से रिलेटेड हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज हमें पेशेंट में अप्लाई करनी है, क्या क्या हमें पेशेंट का इवेल्युएट करना है। इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट, आरबीसी जो सीबीसी है वो देखते रहना पड़ेगा, नहीं तो अगर अमाउंट बहुत कम हो गया तो ऑक्सीजन सब कैरिंग कैपेसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी और सेल्स नेक्रोसिस हो सकता है। तो ये सारी चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो ये था एनीमिया। उसके अलावा और अदर सिम्टम की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उनका क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो ऑलरेडी अपन ने जब एक्यूट रीनल फेलियर डिस्कस किया था तब आया था, वो है पोटेशियम। पोटेशियम की वजह से क्या हो जाता है, हाइपरकैलेमिया। जब किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी तो किडनी पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया आपको देखने को मिलेगा। और हाइपरकैलेमिया की वजह से आपका रेट है वो एरिथमिया देखने को मिलेगा, आपको वेरियस टाइप का डिसएरिथमिया हो जाएगा पेशेंट का। ईसीजी चेंजेज आएंगे जिसके अंदर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, टी वेव टॉल एंड पीक हो जाएगी। तो वो सारा ऑलरेडी अपन एक्यूट रीनल फेलियर में डिस्कस किया था, वो सारा इसके साथ देखने को हमें मिलेगा। और इसका मैनेजमेंट भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। पोटेशियम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पोटेशियम बाइंडर आते हैं वो यूज करेंगे, पोटेशियम बाइंडर। उसके अलावा पेशेंट को हम दे सकते हैं डेक्सट्रोज जीआई ड्रिप, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करी थी एक्यूट रीनल फेलियर में। तो जीआई ड्रिप अपन दे सकते हैं, ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप, ग्लूकोज के साथ इंसुलिन मिला के हम पेशेंट को देंगे तो उसकी वजह से आपका पोटेशियम कम हो जाएगा। उसके अलावा अपन सालबुटामोल नेबुलाइज कर सकते हैं, जो डायरेक्टली क्या करता है, पोटेशियम को स्टिमुलेट करता है, इंट्रासेलुलर में शिफ्ट करता है। तो ये सारा अपन हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं पोटेशियम। उसके साथ में कुछ अदर आयन जैसे मैग्नीशियम भी किडनी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी में हाइपर मैग्नीशियमिया। और जब मैग्नीशियम का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से
पेशेंट के अंदर जो वेरियस सिम्टम आते हैं, ये क्या करता है, आपके हार्ट रेट को कम कर देता है। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा आपको, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, और जब पेरिफेरल वेसोडाइलेट होती है तो जो ब्लड है, फ्लूइड है, वो सारा पेरिफेरी में एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसकी वजह से आपका जो वेनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन भी आपको हाइपर मैग्नीशियमिया होने की वजह से देखने को मिलेगा। उसके अलावा किडनी जो है आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म अपन ने पढ़ा था, वो था एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी और विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन से, जीआईटी ट्रैक्ट से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। तो उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। जब विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया आपको देखने को मिलेगा। और हाइपोकैल्सीमिया होगा तो बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर्ड कैल्शियम है उसको यूज करना स्टार्ट कर देगी। और स्टोर्ड कैल्शियम मेनली कहां होता है, बोन के अंदर पाया जाता है। तो बॉडी क्या करेगी, ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड कैल्शियम, कहां से, बोन से। और इसकी वजह से बोन क्या हो जाएगी, बोन फ्रेजाइल या वीक हो जाएगी और इसकी वजह से चांस ऑफ फ्रैक्चर इज वेरी वेरी हाई। पेशेंट को कभी भी क्या हो सकता है, बोन वीक हो गई है, कभी भी फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं ड्यू टू क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और उसकी वजह से आपके बोन वीक हो जाएगी पेशेंट का। उसके अलावा नेक्स्ट जो कैल्शियम है उसके साथ साथ में एक और चीज होती है, वो होती है हमें इसके साथ पढ़नी होती है पैरेलल, वो है कैल्शियम एंड फोस्फोरसिस। और जो है अपन बात करें तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, 1:, कैल्शियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉस्फोरस। और जब बात करें कैल्शियम का अमाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से फॉस्फोरस का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर फोस्फेटेमिया, फोस्फेट का लेवल क्या हो जाएगा बॉडी में, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, मैग्नीशियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, आपका फॉस्फेट का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सबको अगर कैल्शियम, अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉस्फेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बॉडी के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें पेशेंट को ये ट्रीटमेंट और उसके साथ में फिर हमें अगर फिर भी ट्रीट नहीं हुआ तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा पेशेंट का। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके साथ अगर अपन बात करें तो और क्या हो सकता है, जो पेशेंट है उसकी एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगी, पर्सन प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस आपको देखने को मिलेगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। उसके अलावा चांस ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट को क्या हो सकता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से चांस ऑफ इन्फेक्शन इज आल्सो वेरी हाई। तो हमें पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए वो सारे मेजर अप्लाई करना है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहें। उसके अलावा एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा तो हमें पेशेंट को असिस्ट करना है किसी भी काम के लिए, बोन वीक है इसलिए भी असिस्ट करना है आपको, हर चीज के लिए पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा था कि वेरियस टाइप के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसमें एक और इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन जो ऑलरेडी हमने एक्यूट रीनल फेलियर में देखा था, लास्ट मैनिफेस्टेशन, वो है आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एसिड बेस इम्बैलेंस, और उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का अमाउंट बढ़ रहा है उसकी वजह से, प्लस बॉडी जो है वो H+ आयन और जो आपका बाइकार्बोनेट है उसका जनरेशन नहीं कर पा रही है, HCO3 फॉर्म नहीं कर पा रही है किडनी, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को पेशेंट में मिलेगा। तो ये सारे थे पेशेंट के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसके अलावा जो पेशेंट का डायग्नोसिस है
वो हम सेम एज एक्यूट रिनल फेलियर के तरह करेंगे। अगर डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो उनको असेस करेंगे। वो सारा ऑलरेडी अपन ने एक्यूट रिनल फेलियर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट अपन बात करें इसका इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो है कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम पेशेंट को क्या करेंगे, नॉट सिम्टम, अकॉर्डिंग टू कोज। पेशेंट के जो भी जितने कोज हैं जिसकी वजह से रिनल फेलियर हो रहा है उन सबको कोज, जैसे डायबिटीज है तो उसको ट्रीट करना, हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट करना। तो जो भी कोज है पहले उसको ट्रीट करो तो मे बी चांस है कि रिनल फेलियर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, जो रिवर्स हो सकता है, या फिर उसके जो डैमेज हो गया, जो रिमेनिंग डैमेज नहीं जो बचे हैं नेफ्रॉन उनको डैमेज होने से हम उनको बचा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट डाइट आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के अंदर अपन बात करें तो पोटेशियम बढ़ा हुआ है इसलिए पोटेशियम फ्री डाइट देनी है, ऐसी डाइट नहीं देनी जिनके अंदर क्या होता है लो पोटेशियम डाइट देंगे। लो पोटेशियम के अंदर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक रिनल फेलियर का पेशेंट है तो हम उसको किस टाइप के, जो भी एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं कि कौन सा फ्रूट या डाइट हम नहीं देंगे। जैसे ऑप्शन दे दिया कि बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, तो इनमें से कौन सी नहीं देंगे या कौन सी देंगे। तो बेसिकली हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर पोटेशियम क्या हो, कम हो। तो बनाना के अंदर बहुत ज्यादा रिच में पोटेशियम होता है तो बनाना नहीं देना है पेशेंट को। पोटैटो में होता है तो पोटैटो नहीं देना है। उसके अलावा आपके डार्क ग्रीन लिपी वेजिटेबल उनमें भी बहुत ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है इसलिए वो भी हमें पेशेंट को नहीं देना है, प्रोवाइड नहीं कराना है। तो लो पोटेशियम डाइट देनी है और आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें पोटेशियम का अमाउंट क्या है, लो है। उसके अलावा लो प्रोटीन डाइट देंगे अपन पेशेंट को। लो प्रोटीन डाइट, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर डे हम पेशेंट को, अगर रिनल फेलियर का पेशेंट है तो प्रोटीन डाइट कितनी देंगे, कितना प्रोटीन पर डे देंगे। तो बेसिकली एक एवरेज अमाउंट देखें तो अराउंड अपन पर डे 50 ग्राम पर डे हम पेशेंट को क्या देंगे, डाइट के अंदर प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे। 50 ग्राम आप डाइट में पेशेंट को क्या दोगे, प्रोटीन दोगे। 50 ग्राम आप प्रोटीन पेशेंट को पर डे, अगर एक क्रॉनिक रिनल फेलियर है तो आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। 50 ग्राम पेशेंट को अपन प्रोटीन दे सकते हैं। उसके अलावा प्लूराइटिस हो रहा है तो उसके लिए अपन स्किन केयर करनी है ताकि किसी टाइप का ज्यादा इचिंग या पेशेंट की स्किन ब्रेक डाउन नहीं हो, तो स्किन केयर करनी है पेशेंट का अच्छे से। ओरल केयर करनी है ताकि पेशेंट की एक्टिविटी टॉलरेंस है इसलिए उसको बार बार पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी आपको ताकि बेड सोर होने के चांसेस नहीं रहे। तो वो सारा भी हमें पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। उसके अलावा पेशेंट वॉकिंग के टाइम उसको असिस्ट करना है क्योंकि बोन वीक है तो वीकनेस में पेशेंट का मे बी चांस ऑफ फ्रैक्चर हो सकता है तो उससे प्रिवेंट करना है। तो वो सारे भी हमें पेशेंट को अप्लाई करना है। हाइपरवोलीमिया हो रखा है इसलिए आपको क्या करना है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। एज मिनिमम एज फ्लूइड अपन पेशेंट को क्या देंगे, पेशेंट को फ्लूइड देंगे ताकि और फर्दर हाइपरटेंशन नहीं हो और फर्दर बीपी इंक्रीज नहीं हो, उसकी वजह से पेशेंट को और फर्दर किडनी डैमेज देखने को नहीं मिले। जब ये सारा मैनेजमेंट हो जाएगा फिर भी अगर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो एंड अपन क्या करेंगे, पेशेंट को डायलिसिस करेंगे और पेशेंट को विलिंग करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो लास्ट क्या हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर, डायलिसिस एंड रिनल या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एंड स्टेज के अंदर अपन क्या करेंगे, यही अपने पास एक ऑप्शन बचता है कि रिनल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं और डायलिसिस पे पेशेंट को अपन रख सकते हैं। तो ये था क्रॉनिक रिनल फेलियर जिसके बारे में पूरा डिटेल में अपन ने डिस्कस किया। इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक डायलिसिस और रिनल फेलियर है उनके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस क्या होता है और कैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कौन कौन से पेशेंट इसके लिए क्या क्या टेस्ट हमें करने होते हैं, क्या क्या इसके अंदर ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।